Assalamu alaikum, my name is Noor Fatima and I have recently completed my FSC. I got 1060 marks out of 1100 and scored second position in pre-medical group in Multan board. In 2021, I completed my matriculation and got 1100 out of 1100 marks. I also appeared in MDCAT exam this year and got 181 out of 200. आई एम फ्रॉम बुरेवाला और मैंने अपनी एफएससी पंजाब कॉलेज बुरेवाला से की। इसके अलावा मैंने कॉलेज के साथ साथ एकेडमी भी ज्वाइन की हुई थी। एकेडमी मैंने लिम्स ज्वाइन की हुई थी, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेस, जो कि सिर्फ बुरेवाला में है। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्कोर गुड इन एफएससी। एफएससी में मार्क्स लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। एफएससी में मार्क्स लेने के लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है और आप इस तरह बहुत स्मूथली अपनी एफएससी क्लियर कर सकते हो। इवन कि आप अपनी एफएससी के लिए प्रिपेयर करते हुए ही आप अपने एमडीकैट की भी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन कर लेते हैं। आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मेरे साथ शेयर किए गए हैं, जिनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश के लिए हम कौन सी गाइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एक तो अपनी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से आपने थॉरली अपने चैप्टर्स को रीड किया हो। मैं तो वैसे जब भी हमारा कोई टेस्ट होता था फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में क्योंकि आपको अब वोकेबलरी के लिए भी ज़रूरत होती है, पंक्चुएशन के लिए भी होती है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ज़रूरत होती है। जब भी हमारा टेस्ट होता था मैं अपनी बुक से एक दफ़ा ज़रूर रीडिंग करती थी, क्योंकि पंक्चुएशन हमेशा आपको उन्हीं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स में से नहीं आती जो आपको नोट्स वगैरह में या गाइड्स वगैरह में दिए जाते हैं, वो बुक में से भी आ सकती है। तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए लाजमी है कि आपको वो बुक की आपको वो अंदर से भी पंक्चुएशन पता हो कि आपने क्या करना। इंग्लिश के लिए मैं सारा गाइड्स पे रिलाई नहीं करती थी। मैं अपनी बुक को ही गाइड बनाना ज़्यादा पसंद करती थी। मैं अपनी बुक पे हर क्वेश्चन का आंसर अपने मुताबिक लिख लेती थी। सारा आंसर जैसे एक्सरसाइज के आंसर्स होते हैं वो मैं बुक से मार्क कर लेती थी, और चूँकि मैंने सारी रीडिंग की होती थी तो वो मुझे अपने वर्ड्स में भी लिखना मेरे लिए बहुत ईजी होता था। इंग्लिश में आप शुरू से ही कोशिश करें कि आप सेल्फ राइटिंग को भी इम्प्रूव करें, ताकि आप आगे लेटर्स जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो पहले आपकी नज़रों से नहीं गुजरी हुई तो आप उसके बारे में भी काफ़ी हद तक लिख सकें। आपकी वोकेबलरी इतनी हो कि आप उसके बारे में भी लिख सकें। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सनशाइन ही यूज़ की जाती है, तो मैं भी सनशाइन ही यूज़ करती थी, क्योंकि अकेडमी कॉलेज हमें तो सनशाइन ही यूज़ करने के लिए कहा गया था, तो मैं सनशाइन ही यूज़ करती थी। लेकिन मैंने अपने पास ब्राइट भी रखी हुई थी, और एक मेरे पास कोई ऑक्सफोर्ड की गाइड थी। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं थी, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन या कुछ भी आ जाता था कि मुझे लगता था कि सनशाइन और ब्राइट से मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा, तो मैं उस बुक को भी कंसल्ट कर लेती होती थी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं अपना टेक्स्ट पढ़ती थी। इसके अलावा मैं सनशाइन से आंसर्स पढ़ती थी, मैं ब्राइट से भी आंसर्स पढ़ा करती थी। सबको मर्ज करके जो जितनी एक मैक्सिमम लेंथ होती है उसके मुताबिक, जितनी भी लेंथ रखनी होती है उसके मुताबिक मैं उनमें से बेस्ट लाइन्स चूज़ कर लेती थी। और क्वेश्चंस को मैं इतना ज़्यादा रट्टा नहीं लगाती थी, मैं अपनी वर्डिंग में भी लिख लेती थी। ऐसा नहीं कि जो सनशाइन में वर्ड है एग्जैक्ट वो ही लिखना है, नहीं। फर्स्ट ईयर में हमारी पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन भी होती है। एक तरह से पॉइंट्स काफ़ी इजी भी होती हैं, लेकिन पॉइंट्स हमेशा मेरे लिए थोड़ी ट्रिकी सी भी रही, क्योंकि मुझे लगता था कि एक पॉइंट के बहुत सारे मीनिंग्स बन सकते हैं। इवन कि ऐसा भी होता है कि कभी सनशाइन पे उसका मीनिंग कुछ और लिखा होता है, ब्राइट पे उसको किसी और तरह से लिया जाता है। हमारी जो अकेडमी में सर थे वो हमें बहुत अच्छी पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन करवा देते थे। वो हमें क्लासरूम में पूरी पॉइंट एक्सप्लेन करते थे। इवन कि उर्दू में एक्सप्लेन करने के बाद वो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते थे। जो वर्ड्स वो यूज़ करते थे उनमें से कुछ वर्ड्स मैं अपने रजिस्टर पर भी राइट डाउन कर लेती थी। सबसे पहले मैं वॉर्म को पढ़ती थी, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन को पढ़ती थी जो कि गाइड्स वगैरह पर दी होती है। उसके बाद मैं अपने उन नोट्स को खोलती थी, उनको देखती थी। हमें सर काफ़ी सारे मीनिंग्स बता देते थे जो कि गाइड्स पर नहीं होते थे, लेकिन मुझे वो लगता था कि ये वाकई ही बन सकते हैं, तो उनको भी मैं ज़रूर यूज़ करती थी। इसलिए मेरी एक्सप्लेनेशन काफ़ी लेंथी भी हो जाती थी। सनशाइन और ब्राइट से भी एक्सप्लेनेशन पढ़ती थी। इसके अलावा मेरे पास 2 से 3 नोट्स थे, उन नोट्स से भी मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ती थी। सबको कंबाइन करने के बाद एक अच्छी सी जो एक्सप्लेनेशन होती थी, जिसपे मेरा दिल मानता था कि ये वाकई ही एक जो मतलब है, जो पूरी सेंस है वो क्लियर हो रही है, वो मैं एक अच्छी सी अपने मुताबिक एक्सप्लेनेशन तैयार कर लेती थी। अच्छा, फर्स्ट ईयर में लेटर्स होते हैं तो लेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेटर्स भी मैं इसी तरह करती थी, सनशाइन से भी पढ़ती थी, ब्राइट से भी पढ़ती थी। लेटर्स में कोटेशंस भी ऐड करती थी। इसके अलावा मेरे पास 2 से 3 नोट्स भी थे। इवन कि मेरे मैट्रिक के भी कुछ लेटर्स वगैरह और गाइड्स वगैरह पढ़ी थी।
कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे कि जो एग्जैक्टली उनमें नहीं दिए होते थे, लेकिन मैं उनमें से जो लाइंस मुझे लगते थे कि अच्छी हैं वो एक्सट्रैक्ट करके किस न किस तरह ऐड कर लेती थी। अब आपके जहन में इतने लंबे लंबे लेटर्स तो रहते नहीं हैं। अब लेटर्स में एक तो टाइम भी इतना लग जाता था और तैयार करने में, और जैसे मेरे तो माइंड से जो मैंने रट्टा, अगर किसी चीज़ को रट्टा लगाया होता था तो वो तो मेरे माइंड में आता ही नहीं था। अगर मैं उन्हीं को लेकर बैठी रहती तो मेरा सारा टेस्ट रह जाया करता। तो मैंने सेल्फ राइटिंग शुरू कर दी। मैं सेल्फ राइटिंग करती थी, जो भी मैंने मुझे जगह से पढ़ा होता था, जो जो बात मेरे जहन में आती रहती थी, वोकैबुलरी की वर्ड्स, उन सबको मर्ज करके लिखती थी। एक और चीज़ जो मैं करती थी, आप लोगों को शायद थोड़ी वियर्ड लगे, मुझे भी कभी कभार लगती थी, लेकिन मैं ऐसे ही करती थी कि जैसे आपने फैमिली मेम्बर्स को लेटर्स लिखे होते थे, जो लेटर्स फैमिली मेम्बर्स के लिए होते थे, जैसे सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए, मदर के लिए, फादर के लिए, इसमें काफ़ी सारे लेटर्स फैमिली मेम्बर्स को होते थे। तो मैंने ना एक पूरा सिनेरियो बनाया होता था कि अगर फैमिली मेम्बर्स को में से कोई भी, किसी को भी कोई लेटर लिखना आ जाता है, तो मैं वो सिनेरियो क्रिएट करती थी कि पहले मैंने इस तरह से लिखना है ताकि मेरी थोड़ी सी लेंथ भी अच्छी लगे, और मैंने उसके लिए अच्छी वोकैबुलरी भी चूज़ की हुई थी कि मैं इसको अच्छी वोकैबुलरी में लिखूँ सारे सिनेरियो को। इस तरह जो फ्रेंड्स को लेटर होते थे, फ्रेंड्स के लिए जो लेटर्स होते थे उनके लिए एक पूरा सिनेरियो क्रिएट करके मैंने पैराग्राफ प्रिपेयर किया होता था अपने माइंड में। तो जो भी फ्रेंड्स को लेटर आता था वो मैं उससे लिख देती थी, क्योंकि आपको जो बोर्ड में भी लेटर्स वगैरह आते हैं वो हमेशा वही नहीं आते जो आपने नोट्स और गाइड्स में पढ़े होते हैं, वो उनके अलावा भी आ सकते हैं। तो आपको सेल्फ राइटिंग भी आनी चाहिए। अब जिस तरह से मैंने लेटर्स प्रिपेयर किए थे, इसी तरह मैंने एसेस प्रिपेयर किए थे। ज़्यादातर मैं एसेस को मुख्तलिफ जगह से पढ़ लेती थी और उनकी जो कोटेशंस होती थी उन्हें थोड़ा याद कर लेती थी। आप भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करेंगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सनशाइन और ब्राइट पे यूजुअली लेटर्स और एसेस की 3 कैटेगरीज बनाई गई होती हैं। आप अपने हिसाब से देख लें, एक्सीलेंट होती है, वो बहुत अच्छी होती है, आप उसी को प्रेफर करें। आप अगर आप कर सकते हैं तो आप उसको ज़रूर प्रेफर करें। वोकैबुलरी प्रिपेयर करने के लिए एक तो आपको ट्रांसलेशन आती हो कि हमारी बुक में ये वर्ड किस तरह से यूज़ हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक वर्ड के 2 से 3 मीनिंग होते हैं, लेकिन जब आपको वो एक बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है तो आपको वही मीनिंग चूज़ करना होता है जो हमारी बुक यूज़ कर रही है, जो हमारी बुक की ग्लोसरी में होता है। तो बुक की ग्लोसरी को ज़रूर पढ़ें, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। मैं ग्लोसरी ज़रूर प्रिपेयर करती थी जो हर चैप्टर के एंड पर दी गई होती है। एमसीक्यूज़ में जो वोकैबुलरी आती है उसके लिए आप एक तो गाइड बुक में भी अक्सर वर्ड्स की डिफरेंट मीनिंग दिए गए होते हैं, एक वर्ड के 4-4, 5-5 मीनिंग दिए गए होते हैं। इसके अलावा गाइड्स पे एट द एंड एमसीक्यूज़ भी होते हैं, आप वो भी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, 5 पेपर से भी प्रैक्टिस करें। इंग्लिश में फर्स्ट ईयर में आपका स्टोरीज का पोर्शन भी होता है। स्टोरीज के लिए आपकी गाइड्स पे, जैसे मैं सनशाइन ज़्यादा यूज़ करती थी, वैसे सनशाइन में आपके एक वो इंट्रोडक्शन दिया होता है स्टोरी का, मैं वो ऐड करती थी लास्ट में। और मैं 2 कोटेशंस ऐड किया करती थी स्टोरी में, लेकिन वो मैं स्टोरी के अंदर नहीं ऐड करती थी, क्योंकि हमें हमारे टीचर्स ने बताया था कि स्टोरी के अंदर कोई कोटेशन नहीं लिखनी है आपने। अगर आप कोटेशन यूज़ करना चाहते हो अपनी स्टोरी को बहुत अच्छा से प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, तो आप उस कोटेशन को इंट्रोडक्शन के अंदर एडजस्ट करें। 1 से 2 कोटेशन, 1 या 2 कोटेशन से ज़्यादा कोटेशन स्टोरी में ऐड मत करें। तो वो मैं इंट्रोडक्शन का अच्छा सा पैराग्राफ अच्छी सी वोकैबुलरी में ज़रूर राइट करती थी, और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ बना के मैं अपनी स्टोरी राइट करती थी। स्टोरी लेटर्स वगैरह में किस तरह उन्हें प्रेजेंट किया जाए, कोटेशंस वगैरह किस तरह लिखी जाए, वो भी मैं आगे आपको पेपर प्रेजेंटेशन में गाइड कर दूँगी। इंग्लिश में लेंथी कोटेशंस आपके पेपर प्रेजेंटेशन को भी ख़राब करती हैं, और मुझे तो जब वो एक बहुत ज़्यादा मार्कर यूज़ हुई होती है तो मुझे वो भी थोड़ा अजीब सा खरा लगने लग जाता है कि ये वियर्ड सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मैसी लुक आ रही है। तो मैं छोटी छोटी कोटेशंस प्रेफर करती थी। इंग्लिश में मैं एक पेज पर एक ही कोटेशन लिखती थी। इंग्लिश में लेटर और एप्लीकेशन में से मैं हमेशा लेटर लिखती थी, लेकिन एप्लीकेशंस का भी पैटर्न मैंने एक दफ़ा देख लिया था। कभी कोई ऐसा टॉपिक लेटर में आ जाता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, ताकि एट दैट मोमेंट मुझे कोई मसला ना हो और मैं अपनी एप्लीकेशन भी लिख पाऊँ, मुझे एटलीस्ट उसका पैटर्न पता हो। फर्स्ट ईयर में मैंने इंग्लिश पर वाकई बहुत ज़ोर दिया था, क्योंकि इंग्लिश से मुझे शायद ज़्यादा ही प्यार था। तो जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तो मैं इंग्लिश ही खोल के बैठ जाती थी, और इंग्लिश की तैयारी करते वक्त ऐसे होता था, मेरी टेक्स्ट बुक भी मेरे सामने खुली होती थी, मेरे पास 2-3 गाइड्स खुली होती थी, 2-3 नोट्स खुले होते थे, मेरे अपने नोट्स खुले होते थे, और मेरी टेक्स्ट बुक खुली होती थी। इवन कि मैं डिक्शनरी भी अपने पास रखती थी और गूगल भी मेरे पास होता था। ये सारा कुछ अपने सामने रख के मैं इंग्लिश की तैयारी करती थी।
इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होती है, मैं ट्रांसलेशन गाइड से नहीं करती थी। मैं ट्रांसलेशन गाइड से नहीं करती थी। मैंने अपनी इंग्लिश की बुक को ही अपने लिए एक गाइड बनाया हुआ था। फर्स्ट ईयर में जैसे आपको चैप्टर्स में से ट्रांसलेशन आती है, तो मैं ट्रांसलेशन का एक एक लफ्ज़ अपनी बुक के ऊपर लिखती थी अपने हिसाब से। जो एक एक वर्ड का मीनिंग लिखती थी। जो लाइन ऐसी होती थी जिसका मुझे लगता था कि इन सबको वर्ड्स को मिला के लाइन बनाना मुझे भूल जाता है, तो वो मैं अपने टीचर से बार बार दोबारा उसके ऊपर राइटअप कर लेती थी। अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी कि गाइड्स की, तो मैं 2-3 गाइड से कंसल्ट करके वो भी अपनी बुक पर ही लिख लेती थी, और ट्रांसलेशन के लिए मैं अपनी बुक को ही प्रेफर करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पेपर हुआ और मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए। एमडी कैट और एफएससी स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जी मैं एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ कि आप लोगों के लिए एक मकसद एप्लीकेशन जो है वो मेरी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है, जिसको आप लोग काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके इंस्टॉल करें जी। आपको इसमें बेतहाशा एमसीक्यूज़ के आंसर्स, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स और बहुत कुछ मज़ीद मिलेगा। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसका फ्री वर्जन यूज़ करें। आप लोगों की स्टडीज़ में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये मज़ीद पसंद आए तो आपने मेरा कोड यूज़ करके हमज़ा अशरफ, इनका जो एमडी कैट और एफएससी का बंडल है जी, वो लाजमी आप लोगों ने जो है वो बाय कर लेना है, ताकि आप लोगों का अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सके। डॉक्टर हमज़ा अशरफ।